नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लाख टके की बात में कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे योगी का ऑर्डर, भेड़िए का एनकाउंटर, क्योंकि दहशत में जी रहे लोगों के बीच सीएम योगी ने आज बड़ा और खास संदेश दिया। वहीं आपको दिखाएंगे कि जब गठबंधन ऐतिहासिक तो टूटा क्यों, जिसमें बात बीएसपी और समाजवादी पार्टी की होगी, क्योंकि अखिलेश का रुख अब भी मायावती के लिए नरम है। साथ ही बात करेंगे घोटाले पर आप मौन, दिल्ली का सीएम कौन, क्योंकि केजरीवाल ने अब इस्तीफे वाला दांव चल दिया है। साथ ही आपको सुनाएंगे योगी का स्वार्थ छोड़ो संदेश क्या है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने खास मैसेज भी दिया है। और आखिर में दिखाएंगे केदार में कंस्ट्रक्शन, कांग्रेस को टेंशन। लेकिन सबसे पहले बात भेड़िए के आतंक की। बहराइच में अब तक 5 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन भेड़ियों का लंगड़ा लीडर अब भी पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच गांव में खौफ है, लोग दहशत में हैं और इन लोगों से मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और आखिरी बचे भेड़िए का रेस्क्यू नहीं तो गोली मारने का आदेश दे दिया। दरअसल सबसे पहले 10 मार्च को भेड़िए के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई थी और फिर उसके बाद में 23 मार्च को 1.5 साल के बच्चे को भेड़िए ने अपना निवाला बनाया था। फिर 17 जुलाई को मक्कापुरवा गांव में 1 साल के बच्चे की मौत हुई। 27 जुलाई को भेड़िए के हमले में 2 साल की एक बच्ची की भी मौत हो गई। भेड़ियों का हमला जारी रहा और 3 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में भेड़ियों ने गाँव वालों पर कई बार वार भी किया और निशाना भी बनाया, जिसमें कई बच्चों की जान भी चली गई। भेड़ियों के हमले का सिलसिला यूं ही जारी रहा, जो पिछले कुछ दिन पहले भी देखने को मिला और ऐसे में अब सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि आखिरी बचे भेड़िए को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ा जाए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। बहराइच में एकमात्र आदमखोर के आतंक पर आसमान से नजर है। लंगड़ा सरदार को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी है और उन पीड़ित परिवार को भी मदद पहुंचाई जा रही है जिसने अपना बेटा खोया, जिसके सिर से मां का साया छिन गया, जिसके मासूम बच्चे भेड़िए के हमले से घायल हो गए। बहराइच में भेड़िए की दहशत के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर भरोसा दिया। 5 भेड़िए पकड़े गए, आखिरी भेड़िया भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर एक किले हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। पिछले करीब 1 महीने से बहराइच के लोग खौफ में हैं। बच्चा बच्चा भेड़िए की दहशत से डरा सहमा है। ऐसे में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला और मदद के लिए गांव वालों के बीच पहुंच गए। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली, जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में
उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की दृष्टि से संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं जब जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है। दरअसल बहराइच में भेड़िए अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ज्यादातर महिला और बच्चों पर भेड़ियों का हमला हुआ है। ज्यादातर हमले रात के वक्त हुए हैं। दहशत में लोग अपनी रातें काट रहे हैं और डर की वजह से बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने बीते 10 सितंबर को ही 5वें भेड़िए को पकड़ा था। इसके बाद से ही अकेले बचा लंगड़ा सरदार आक्रामक हो गया है। इससे पहले भी देखा गया है कि जब भी इनके झुंड का कोई भेड़िया पकड़ा जाता है तो ये खूंखार आदमखोर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। जब बीते मंगलवार को मादा भेड़िए को पकड़ा गया, उसके बाद से ये लंगड़ा भेड़िया हमले पर हमला कर रहा है। लेकिन सीएम योगी के आदेश पर अब आखिरी बचे लंगड़ा भेड़िया को पकड़ने की कवायद और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पांच साल पहले जिस गठबंधन का द एंड हो गया था, एक बार फिर उस गठबंधन की गांठ जोड़ने की कवायद चल रही है। अखिलेश यादव का मायावती को लेकर नरम रुख है, तो मायावती अब किसी भी संभावना से इनकार कर रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि अखिलेश यादव 2019 के गठबंधन को ऐतिहासिक बता रहे हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन की गांठ 5 साल पहले क्या खुली, टीस अब तक है। मायावती गठबंधन का ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ रही हैं, तो अखिलेश यादव अब भी कंफ्यूज हैं। आखिर गठबंधन कैसे टूटा, साथ कैसे छूटा, बात कैसे बिगड़ी, यूपी में बीएसपी अकेले क्यों खड़ी? अब इन्हीं सवालों के जवाब वो उपचुनाव से पहले ढूंढ रहे हैं, जब कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर वो तनाव में हैं। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं फोन नहीं उठाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी वजह से गठबंधन टूट जाए ये ठीक नहीं। यानी अखिलेश यादव साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि गलती कुछ भी हुई हो, लेकिन 2019 में हुआ ये गठबंधन ऐतिहासिक था, और अगर ये चल रहा होता तो सियासी घटनाक्रम अलग होते। ऐसे में सवाल है, अखिलेश यादव अब भी गठबंधन को तैयार हैं? फोन वाली गलती का जिक्र, सफाई या मैसेज? ऐतिहासिक गठबंधन की नींव फिर पड़ेगी। गठबंधन में धोखे को सुधारने का वक्त आ गया है। उपचुनाव से पहले गठबंधन टूटने की बात क्यों हो रही है? ये वो सवाल है जो राजनीति में कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होने की ओर इशारा कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के टूटने के बाद से लेकर अब तक सार्वजनिक तौर से अखिलेश यादव ने मायावती को कुछ भी नहीं कहा। शायद इसके पीछे रणनीति यही रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात को जानते हैं कि उनके वोट बैंक को अगर अपनी तरफ करना है तो इन तमाम रणनीति को ध्यान में रखना होगा। आज भी अखिलेश यादव मायावती के लिए नरम दिखाई देते हैं। राजनीति के जानकार इस बात को मानते हैं कि मुलायम और काशीराम के गठबंधन ने सभी सियासी पार्टियों के माथे पर बल ला दिया था। परिस्थितियों के हिसाब से मुलायम काशीराम की जोड़ी ज्यादा नहीं टिक पाई। वैसे सपा बसपा के वोट बैंक को मिलाकर देखें तो ये गठबंधन अटूट नजर आता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाया और सियासी रिश्ता बिखर गया।
वैसे मायावती को लेकर अखिलेश के नरम रुख के मायने क्या हैं? ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी तरह से मायावती से अपने अच्छे संबंध बनाकर अगर किसी भी तरह की एक समझौते या गठबंधन के लिए उनको तैयार कर लेते हैं तो उनका ये पीडीए मजबूत तो होगा ही, और इसके साथ साथ जो एसपी और बीएसपी के बीच के तमाम सारे अंतर्विरोध हैं शायद उसको भी वो दूर करने में सफल हों। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन टूटने की वजह के पीछे की वजह तलाशी जा रही है, संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और अखिलेश यादव उस गठबंधन को ऐतिहासिक बता रहे हैं जिसे 5 साल पहले सिर्फ एक गलती की वजह से जोड़ नहीं पाए। तो क्या अब भी उसी ऐतिहासिक गठबंधन की उम्मीद है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत पर रिहा हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने 2 दिनों के बाद में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं, केजरीवाल ने समय से पहले दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर हार के बाद में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को पॉलिटिकल प्रेशर से निकालने के लिए ये बड़ा दांव चला है। और इससे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ। आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत देकर ध्वस्त करेगी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है। ये केवल एक नाटक है। जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है। पूरा प्लान ये है कि अब सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक जेल चले गए। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता नप गए। अब उसी शराब घोटाले में जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो चुके हैं और 2 दिन बाद इस्तीफा देने वाले हैं। इसके पीछे की वजह है शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगना, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलना, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते हैं, सचिवालय नहीं जाने की शर्त है, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने 2 दिनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है और समय से पहले चुनाव कराने की मांग की है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। अब ऐसा क्या हो गया जो जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने न केवल इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, बल्कि दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की भी बात कही है। इस्तीफे के ऐलान के पीछे क्या अरविंद केजरीवाल की कोई मजबूरी है या फिर उनका गेम प्लान है? क्योंकि केजरीवाल के ऐलान के साथ ही दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो पहला नाम सुनीता केजरीवाल का है, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। उसके बाद राघव चड्ढा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम है।
इस रेस में मनीष सिसोदिया को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो भी जमानत पर हैं। हालांकि दिल्ली की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उस पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। यानी खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल की छवि को शराब घोटाले की वजह से डेंट लग चुका है। बीजेपी बेहद आक्रामक है, ऐसे में केजरीवाल ने इस्तीफे का दाव चल दिया है। माना जा रहा है कि जनता के फैसले का एजेंडा रखकर उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव का मोड सेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ जहां केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है कि वो 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे, तो वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। आपको सुनाते हैं केजरीवाल के इस्तीफे वाले फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रही है। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए, हमको लगता है कि केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया, तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। गोरखपुर में आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया, उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए खास संदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी को भारत के लोकतंत्र पर गर्व है और ऐसे में निजी स्वार्थ को त्याग कर ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमारी परंपरा जियो और जीने दो की है। लोकतंत्र की परिभाषा जनता का शासन है और आपकी विरासत ही आपका अस्तित्व है। भारत के इस लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र तभी तक रहेगा जब तक हर व्यक्ति लोकतंत्र के इस मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें संरक्षित रखने के लिए उतनी ही पवित्र भावना के साथ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को एक ओर रख करके लोकतंत्र को जो जाति के आधार पर नहीं, किसी मत और संप्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हुए, जिस संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, हम सबको आगे बढ़ने की, स्वतंत्र भारत में एक नया अवसर दिया। हम सब अगर आज के दिन पर उस संविधान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। ये खबर, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी सरकार। इसी कार्यकाल में बिल लाएगी सरकार। कोविड कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश की है।
कोविन कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की और माना जा रहा है कि इसी कार्यकाल में सरकार ये बिल लाएगी, बिल को पास कराया जाएगा और इसी कार्यकाल में एनडीए इसे लागू कर देगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।